नमस्कार। हम लोग बात कर रहे थे 16 महाजनपदों में मगध के बारे में और मगध का उत्कर्ष देख रहे थे। तो मगध महाजनपद में हम लोग मगध के राजवंश के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो मगध का पहला राजवंश जो है वह है बृहद्रथ वंश और दूसरा राजवंश था जो कि हर्यक वंश था। तो हम लोग हर्यक वंश तक पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज हम लोग को देखना है शिशुनाग वंश और नंद वंश के बारे में। तो यहाँ पर थोड़ा देखेंगे कि हर्यक वंश का जो शासक था अजातशत्रु। ये अजातशत्रु जो है इसके बारे में हम कल भी देखे कि अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर मगध की राजगद्दी पर बैठता है। कहीं पर प्रसंग मिलता है कि अजातशत्रु जो है अपने पिता बिंबिसार का हत्या नहीं किया है। तो यहाँ पर देखेंगे कि अजातशत्रु के शासन काल में ही राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो है सप्तकर्णी नामक गुफा में हुआ था और जिसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। यह बात जो है हम पिछले वीडियो में नहीं बता पाए थे। तो प्रथम बौद्ध संगति जो हुआ वो राजगृह के सप्तकर्णी गुफा में हुआ और इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। एक बात और कि अजातशत्रु जो वैशाली पर अधिकार करता है, तो वैशाली पर अधिकार करने में जो सहयोग करता है इसका मंत्री वर्षकार और दो तरह के युद्ध यंत्रों की सहायता लेता है, जिसमें एक है महाशिला कंटक और दूसरा है रथ मुसल। इसकी सहायता से वैशाली पर अधिकार करता है और वैशाली पर अधिकार करने के बाद जो है वहां प्रसेनजीत की बेटी जो है वजीरा से विवाह भी करता है और प्रसेनजीत की बहन थी महाकोसला। तो यहां देखिए ये प्रसेनजीत की बेटी वजीरा से जो है विवाह करता है अजातशत्रु। तो ये दो बार हर्यक वंश में छुटा हुआ था। आज हम लोग देखेंगे शिशुनाग वंश के बारे में। शिशुनाग वंश यहाँ पर देखे थे कि हर्यक वंश का अंतिम शासक जो है, देखिएगा हर्यक वंश का प्रथम शासक था बिंबिसार। उसके बाद इसका पुत्र अजातशत्रु बना। अजातशत्रु के बाद इसका पुत्र उदयन बना और उदयन के 3 पुत्र जो है क्रमवार रूप से शासन किए हैं, जिसमें अनिरुद्ध है, मुंडक है और नागदशक है। तो यहाँ पर देखिए कि नागदशक को ही जो है उसका एक आमत्य है जिसका नाम है शिशुनाग। तो शिशुनाग जो है उसका हत्या करता है और शिशुनाग वंश का स्थापना करता है। शिशुनाग वंश जो है इसका समय है 412 ईस्वी पूर्व से लगाकर 344 ईस्वी पूर्व तक। 412 ईस्वी पूर्व से लगाकर 344 ईस्वी पूर्व तक जो है मगध पर शिशुनाग वंश का शासन रहा और शिशुनाग वंश का संस्थापक जो है वो है शिशुनाग, जिसने 412 से लगाकर 398 ईस्वी पूर्व तक शासन किया है। पहला शासक है शिशुनाग, जिसने 412 ईस्वी पूर्व से लगाकर 398 ईस्वी पूर्व तक शासन किया है। हम देख रहे थे कि अवंती के बारे में कि बिंबिसार के समय भी अवंती के जो राज थे चंडप्रद्योत, तो चंडप्रद्योत और बिंबिसार के बीच युद्ध हुआ था। परंतु बाद के दिनों में बिंबिसार और चंडप्रद्योत के बीच जो है मित्रता हो गई और वहां पे देखे थे कि चंडप्रद्योत जब पीलिया रोग से ग्रसित हुए थे तो बिंबिसार जो है अपना सबसे महत्वपूर्ण वैद्य जीवक को उनके इलाज के लिए भेजा था। अजातशत्रु के समय भी देखे थे कि अवंती जो है मगध का प्रबल शत्रु है, लेकिन
अजात शत्रु के शासन काल में अवंती जो है मगध पर एक बार भी आक्रमण नहीं किया है। लेकिन यहाँ पर देखिए शिशुनाग वंश का जो संस्थापक है शिशुनाग, और शिशुनाग का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि उसने अवंती राज्य को जीतकर मगध में मिला लिया। शिशुनाग ने अवंती राज्य को जीतकर मगध में मिला लिया। और दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है कि इसने वैशाली को अपना राजधानी बनाया। शिशुनाग के बारे में देखिएगा कि जिस समय नागदशक शासक था मगध का, उस समय शिशुनाग जो है बनारस का गवर्नर था। शिशुनाग बनारस का गवर्नर था और वहीं पर से जो है इसका मूल निवास वैशाली था। तो अपने निवास को महत्वपूर्ण बनाने के लिए, वरीयता देने के लिए जो है राजधानी कहां ले गया? वैशाली ले गया। तो शिशुनाग के बारे में देखें, शिशुनाग के बाद जो है इस वंश का जो शासक हुआ उसका नाम है कालाशोक। दूसरा शासक है कालाशोक, दूसरा शासक है कालाशोक, जिसका उपनाम है काकवर्ण। कालाशोक का उपनाम है काकवर्ण। शिशुनाग वंश का पहला शासक शिशुनाग, जिसका दो महत्वपूर्ण कार्य देखे, एक अपना राजधानी वैशाली ले गया और दूसरा कार्य जो था अवंती को जीतकर मगध में मिलाया था। उसके बाद दूसरा शासक जो है कालाशोक, इसको काकवर्ण कहा गया। ये जो है 394 ईस्वी पूर्व से लगाकर 366 ईस्वी पूर्व तक शासन किया है। 394 ईस्वी पूर्व से लगाकर 366 ईस्वी पूर्व तक शासन किया है कालाशोक यानी कि काकवर्ण। तो देखिएगा कालाशोक जो मगध का शासक बनता है, किस वंश का है? शिशुनाग वंश का। तो इसने क्या किया कि राजधानी पुनः पाटलिपुत्र में स्थापित कर दिया। इसके बाद पाटलिपुत्र ही जो है मगध की राजधानी रह गई। जैसे पहले राजधानी राजगिरी थी, राजगिरी से पाटलिपुत्र कौन लाया? अजात शत्रु का पुत्र उदयन लाया। उदयन के बाद देखिए शिशुनाग जो है राजधानी वैशाली कर दिया। शिशुनाग के बाद देखे कि कालाशोक जो है वैशाली से पुनः राजधानी कहां ले गया? पाटलिपुत्र ले गया। एक बात और देखना है कि कालाशोक के शासन काल में ही जो है द्वितीय बौद्ध संगति जो है वैशाली में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगति कहां हुई थी? वैशाली में हुई थी। तो कालाशोक के समय में द्वितीय बौद्ध संगति जो है वैशाली में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता शब्बा कामी ने की थी। शब्बा कामी ने की थी। तो पहला बौद्ध संगति अजात शत्रु के समय राजगृह में हुआ। दूसरा बौद्ध संगति कालाशोक के शासन काल में वैशाली में हुआ। पहला का महाकश्यप थे, दूसरा का शब्बा कामी है। तो शब्बा कामी जो है द्वितीय बौद्ध संगति का अध्यक्षता करते हैं। यहां देखिएगा कि जो कालाशोक है, कालाशोक की हत्या के बारे में बात किया गया है कि कालाशोक जो है अपने राज्य में सुबह सुबह कहीं टहल रहा था, तो उसे टहलते वक्त जो है कुछ डाकू लोग जो है उसके पेट में छुरा घोंप कर जो है उसकी हत्या कर दी है। किसका? कालाशोक के बारे में कहा गया कि उसके पेट में छुरा घोंप कर जो है उसका हत्या कर दिया गया। अब देखिएगा कि शिशुनाग वंश का अंतिम शासक के रूप में नाम आता है महानंदीन का। महानंदीन या नंदीवर्धन, महानंदीन का या नंदीवर्धन का नाम आता है। शिशुनाग वंश के अंतिम शासक के रूप में नाम आता है महानंदीन का या नंदीवर्धन का आता है। अब देखिएगा शिशुनाग वंश की बात करें तो शिशुनाग वंश के बाद जो है नंद वंश जो है प्रभाव में आया और मगध पर जो है नंद वंश का शासन शुरू हुआ और नंद वंश जो है काफी शक्तिशाली जो है साम्राज्य का स्थापना किए और नंद वंश के शासक जो है काफी शक्तिशाली हुए। अब देखेंगे आगे नंद वंश। यहाँ पर शिशुनाग वंश में दो वंश के बारे में देखें, दो शिशुनाग को देखे, कालाशोक को देखे और अंतिम महानंदीन या नंदीवर्धन है। अंतिम शासक महानंदीन या नंदीवर्धन है। अब देखेंगे यहाँ पर नंद वंश के बारे में।
नंद वंश की बात करें तो नंद वंश जो है वो 344 ईस्वी पूर्व से लगाकर 322-23 ईस्वी पूर्व तक, 344 ईस्वी पूर्व से लगाकर 322 या 23 ईस्वी पूर्व तक जो है मगध पर शासन किया है। अच्छा, नंद वंश का स्थापना किसने किया? कहीं कहीं पर मिलता है कि नंद वंश का स्थापना महापदम नंद ने किया, लेकिन यहां पर देखिएगा जो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक है महानंदीन या नंदीवर्धन, तो कहीं पर मिलता है कि महानंदीन ही जो है वो यानी कि नंदीवर्धन ही जो है नंद वंश का स्थापना करता है, और फिर उसके बाद जो है महानंदीन यानी कि नंदीवर्धन को एक शूद्रदासी पुत्र है महापदम नंद, और महापदम नंद जो है नंदीवर्धन का हत्या करके और मगध का शासक बनता है। तो यहाँ पर नंद वंश के स्थापना के बारे में एक प्रसंग में आया है कि नंद वंश का स्थापना जो है महानंदीन यानी कि नंदीवर्धन ने ही किया है, और नंदीवर्धन को जो है बाद में एक शूद्रदासी पुत्र है महापदम नंद, और महापदम नंद जो है नंदीवर्धन का हत्या कर देता है। यहाँ देखिएगा कि नंद वंश में कुल जो है 9 शासक हुए, नंद वंश में कुल 9 शासक हुए, इसीलिए इन्हें नवनंद भी कहा गया है, इसीलिए इसे नवनंद भी कहा गया है। 9 शासक होने के कारण नंद वंश को नवनंद भी कहा गया है। इसमें अगर महापदम नंद की बात करें, महापदम नंद जिसने महानंदीन या नंदीवर्धन की हत्या की, तो महापदम नंद को पुराणों में उग्रसेन भी कहा गया है, इसको पुराण में उग्रसेन भी कहा गया है, उग्रसेन। तो उग्रसेन या महापदम नंद जो है उसके जो पुत्र हुए उसके 8 पुत्र थे, तो एक महापदम नंद और उसके 8 पुत्रों ने शासन किया, इसीलिए नंद वंश को नवनंद कहा गया। तो नवनंद में कौन कौन हो गए? नवनंद में हो गए एक महापदम नंद, और फिर हो गए उनके 8 पुत्र। 8 पुत्रों में से सबसे महत्वपूर्ण पुत्र जो है और सबसे जिसके बारे में ज्यादा चर्चा आया है वो है घनानंद, जिसके शासन काल में सिकंदर जो है हमला किया था, आक्रमण किया था भारत पर। अब थोड़ा देखते हैं महापदम नंद यानी कि उग्रसेन के बारे में। तो महापदम नंद को एक राट कहा गया है, बहुत नाम जाना कहा गया है महापदम नंद को। महापदम नंद को उग्रसेन भी कहा गया है, इसको एक राट कहा गया है। महापदम नंद को एक राट कहा गया है। यह संपूर्ण मगध साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था। यह संपूर्ण मगध साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था, इसी कारण महापदम नंद को एक राट कहा गया है। इसने प्रथम बार कलिंग की विजय प्राप्त की थी। इसने ही मगध के शासकों में पहला शासक महापदम नंद ही है जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी, तथा वहां एक नहर खुदवाई थी जिसका उल्लेख बाद में जो है कलिंग शासक खारवेल ने अपने हाथी गुफा अभिलेख में किया है। बात समझ में आई? महापदम नंद जो है मगध का पहला शासक है जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी, और वहां पर जो है एक नहर खुदवाई थी। उस नहर का चर्चा जो है कलिंग के राजा जो है जिसका नाम है खारवेल, उसने अपने अभिलेख हाथी गुफा अभिलेख में इस बात का चर्चा किया है। इस अभिलेख से पता चलता है, इसका अभिलेख खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख से पता चलता है कि महापदम नंद कलिंग से एक जैन प्रतिमा भी उठाकर लाया था। तो खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में ही ये चर्चा किया गया है कि मगध सम्राट जो है महापदम नंद जो है कलिंग पर विजय प्राप्त किया था और वहां से एक जैन प्रतिमा जो है उठाकर लाया है। अगर और बात करें तो महापदम नंद जो है संस्कृत के जो महान लेखक हैं पाणिनि, तो महापदम नंद जो है पाणिनि के परम मित्र थे। महापदम नंद पाणिनि के परम मित्र थे।
किनके यहाँ? पाणिनि के परम मित्र थे। और देखिए अगर महापद्म नंद की बात किया जाए तो महापद्म नंद को पुराणों में सर्व छत्रांतक कहा गया। सर्व छत्रांतक कहा गया है। छत्रांतक कहा गया है यानी कि क्षत्रियों को नाश करने वाला सर्व छत्रांतक कहा गया है। और अपरो परशुराम कहा गया। अपरो परशुराम यानी कि अपरो परशुराम भी कहा गया है पुराण में। देखिएगा महापद्म नंद को उग्रसेन कहा गया है, इसे एकराट कहा गया है। एकराट जो है क्यों कहा गया? कि वो जो है मगध का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली शासक था। इसे सर्व छत्रांतक कहा गया है क्योंकि यह क्षत्रियों को नाश करने के लिए ही पैदा हुआ था। और अपरो परशुराम कहा गया है इसलिए क्योंकि परशुराम भी जो है, परशुराम का अवतार भी क्षत्रियों के नाश के लिए हुआ था। आगे देखेंगे कि महापद्म नंद जो है यानी कि नंद वंश के सभी शासक जो भी हुए वे क्षत्रियों को नाश करने के लिए ही आगे बढ़े, पैदा लिए। तो यहां पर देखेंगे कि महापद्म नंद का जो नाम देखिए उग्रसेन, एकराट, सर्व छत्रांतक और अपरो परशुराम, इन नामों से उसे जाना जाता है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे इसके नंद वंश में नवनंद कहा गया 9 शासकों के बारे में। तो 9 शासक में जो हुए तो 9 शासक में पहला शासक उग्रसेन है। तो उग्रसेन, आप ध्यान दीजिए कि उग्रसेन कौन है? उग्रसेन ही महापद्म नंद है। पहला शासक कौन है? उग्रसेन, यही है महापद्म नंद। तो पहला शासक हुआ उग्रसेन। उसके बाद अगला शासक है पांडुक, दूसरा शासक है पांडुक और तीसरा है उग्रसेन, जिसे पुराण में कहा गया था, उग्रसेन महापद्म नंद को पुराण में कहा गया है। तो उग्रसेन पहला शासक है यानी कि महापद्म नंद पहला शासक है। उसके बाद है पांडुक, उसके बाद पांडुगति, पांडुक तीसरा शासक है पांडुगति। उग्रसेन, पांडुक, पांडुगति और चौथा है भूतपाल के रखा होगा, भूतपाल चौथा शासक है भूतपाल। पांचवा है राष्ट्रपाल, पांचवा शासक राष्ट्रपाल। और छठा है गोविशानक, और सतवां शासक का नाम है दस सिद्धक। और 8वां शासक जो हुआ उसका नाम है कैवर्त। और 9वां शासक जो हुआ उसका नाम है घनानंद। तो इन 9 शासकों में एक महापद्म नंद और दूसरा घनानंद का चर्चा किया गया है। तो आगे देखते हैं घनानंद के बारे में। घनानंद के बारे में देखें तो घनानंद जो है महापद्म नंद के 8 पुत्रों में से एक है घनानंद। तो घनानंद की बात करें तो घनानंद महापद्म नंद के पुत्र है और घनानंद जो है सिकंदर का समकालीन है। अगर बात करें कि सिकंदर जिस समय आक्रमण किया था उस समय मगध का शासक कौन था? तो है घनानंद, यानी घनानंद जो है सिकंदर का समकालीन शासक है। और जो है यूनानी लेखक हैं एक, जिसका नाम है अग्रमीज। यूनानी लेखक जो है वो एक घनानंद को अग्रमीज बोलते हैं। यूनानी लेखक जो है एक यूनानी लेखक है, वे घनानंद को अग्रमीज कहते हैं। यहां पर देखिएगा कि घनानंद जो मगध का सम्राट बना नंद वंश का, उसके समय 325 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था। 325 ईस्वी पूर्व में सिकंदर पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था और इस आक्रमण का डर सबसे पहले हुआ तक्षशिला में। और तक्षशिला के जो भी अध्यापक लोग थे वो मीटिंग किए थे और मीटिंग के दौरान चाणक्य जो है वहां के अध्यापक थे चाणक्य, और चाणक्य जो है उन्होंने बात रखी कि अगर सिकंदर से
भारत को बचाना है तो इसके लिए अखंड भारत का निर्माण करना होगा, और वे अखंड भारत का निर्माण करने के लिए सबसे योग्य समझे मगध के शासक घनानंद को, और वे यानी कि चाणक्य जो है मगध यानी पाटलिपुत्र आए थे घनानंद से मिलने के लिए, ताकि जो है सिकंदर के आक्रमण से बचा जा सके। वहां पे घनानंद जो है चाणक्य का बेइज्जती करता है, और जब वे चाणक्य जो है अपना एक मैप बनाकर ले जाते हैं, दिखाते हैं घनानंद को कि हमने स्वप्न देखा है अखंड भारत का, तो वहां पर घनानंद जो है चाणक्य के मैप को जो है फाड़ देता है और कहता है कि ले, मैंने तेरे अखंड भारत को खंड खंड कर दिया। वहीं पर जो है कहीं कहीं ऐसा प्रसंग भी आया है कि घनानंद जो है चाणक्य की जो चोटी होता है उसको खुलवा देता है और बेइज्जती करता है। वहीं पर चाणक्य जो है शपथ लेते हैं कि हम जो है अखंड भारत का निर्माण भी करेंगे और तुम्हारे वंश का यानी कि नंद वंश का नाश भी करेंगे। और जब वहां से बाहर जाते हैं, निकलते हैं, तो तक्षशिला जाते वक्त रास्ते में जंगल पड़ता है, और जंगल में ही जो है उन्हें गुलाम बालकों पर नजर पड़ता है, जिसमें से एक बालक जो है चंद्रगुप्त था, और चंद्रगुप्त को वे तक्षशिला ले जाकर तक्षशिला में नामांकन करवाते हैं, और उसी की सहायता से जो है मगध में नंद वंश का नाश करते हैं, अंत करते हैं, और मौर्य वंश का स्थापना करते हैं। तो नंद वंश का अंत कौन किया है? चंद्रगुप्त मौर्य, और उसके बाद बना है मौर्य वंश। थोड़ा सा और देखेंगे घनानंद के बारे में कि घनानंद को देखे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका अंत किया, सिकंदर इसका समकालीन था। तो नंद वंश का शासक जो घनानंद है, घनानंद तो जैन जो है जैन साहित्यों की बात करें तो जैन मत के अनुसार अगर बात करें, जैन मत के अनुसार तो घनानंद के सेना में जो है 2 लाख पैदल सैनिक थे, 2 लाख पैदल सैनिक थे, और 20,000 घुड़सवार थे। 2 लाख पैदल सैनिक, 20,000 घुड़सवार थे, और लगभग 3,000 से लेकर 6,000 तक हाथी था। क्या बोले? घनानंद के सेना में 2 लाख पैदल सैनिक थे, 20,000 घुड़सवार थे, और 3,000 से लेकर 6,000 तक हाथी था। किस सेना में? घनानंद के सेना में था। घनानंद के दरबार में जो है स्थूलभद्र भी विराजमान रहते थे। यानी स्थूलभद्र जो कि जैन मत को मानने वाले हैं, तो स्थूलभद्र जो है घनानंद के दरबार में ही रहते थे। और साथ में अगर बात किया जाए तो उस समय पाटलिपुत्र यानी कि मगध में जो है वररुचि जो है विद्यमान है। तो वररुचि, साथ में स्थूलभद्र, उपवर्ष, वररुचि, स्थूलभद्र, उपवर्ष, और कात्यायन, और शाकटाल। देखिएगा फिर से कौन कौन थे? शाकटाल, वररुचि, कात्यायन, और एक और है जिनका नाम है उपवर्ष। शाकटाल, वररुचि, कात्यायन, उपवर्ष, और एक जो है स्थूलभद्र जो है इसके दरबार में रहते थे। और देखे थे कि जो घनानंद का पिता है महापद्म नंद, उनका परम मित्र है पाणिनि। तो यहाँ पर बहुत सारे विद्वानों का अड्डा भी है। मगध जो है बहुत सारे विद्वान लोग विराजमान है पाटलिपुत्र में। यहाँ पर देखेंगे 322 ईस्वी पूर्व में, 322 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से घनानंद का हत्या करके मगध पर मौर्य वंश का स्थापना करता है, और मौर्य के शासन काल में मगध का जो है वैभव अपने शिखर पर पहुंच गया था। तो यहाँ पर हम लोग मगध के उत्कर्ष में बात किए, यहाँ पर बृहद्रथ वंश का, हर्यक वंश का, सुनाग वंश का और नंद वंश का। इसके बाद आता है मौर्य वंश, जिसका वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं। मौर्य वंश में देख लिए हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, उसके बाद बिंदुसार के बारे में, और फिर अशोक के बारे में। तो इसके आगे आप लोग का वीडियो पहले से ही अपलोड कर दिया गया है।
तब तक के अब जो है यहीं तक, आगे हम लोग बात करेंगे मौर्य वंश से, आगे पढ़ेंगे अब इसके बाद। तब तक के थैंक यू, धन्यवाद।